अब आ रही है आवाज? ऋतिक या बबीता बताओ, आवाज आ रही क्लियर? अभी आ रही है? ओके। तो देखिए इसमें बात करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स बात करेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसी ऐसे छोटे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, जैसे परिवार की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। एक कंपनी की, मैक्सिमम में एक कंपनी की। यहाँ पर देखेंगे समष्टि, यहाँ मैक्रो इकोनॉमी की बात करेंगे तो इसमें किसी देश की इकोनॉमी की बात करेंगे, किसी राज्य की इकोनॉमी की बात हम करेंगे। तो ये है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के ये प्रकार है, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था और समष्टि अर्थव्यवस्था। इसके तहत हम किसी बड़े क्षेत्र के अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, किसी बड़े क्षेत्र के अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, जैसे राज्य और ये इकोनॉमिक्स के प्रकार हैं। अब हम लिखेंगे काइंड्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रकार। अब लिखेंगे आप अर्थव्यवस्था के प्रकार। काइंड्स ऑफ इकोनॉमी। सबसे पहले लिखेंगे देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसे कहते हैं कैपिटलिज्म इकोनॉमी। कैपिटलिज्म इकोनॉमी। कैपिटलिज्म इकोनॉमी। अब ध्यान देना, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसे समझेंगे। इसके बाद जो समाजवादी अर्थव्यवस्था आती है, अन्य आती है। पहले तो प्रकार लिखिए, फिर समझ में आएगा। दूसरा लिखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसे हम कहते हैं सोशलिज्म। सोशलिज्म अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स। एक को कहेंगे अगला मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिश्रित, मिक्स्ड इकोनॉमी। अगला खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी। अगला बंद अर्थव्यवस्था। जिसे कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी। इसके नीचे लिखेंगे क्या है कैसे हैं, ये समझेंगे।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लिखेंगे, लिखिए ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के स्थान पर निजी स्वामित्व और सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम हो। निजी स्वामित्व और सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम हो, उसे ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व हो और सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम हो, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, इनकी अर्थव्यवस्था जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अब इसको दूसरे शब्दों में समझेंगे। सपोज दैट मान लिया जाए आपने कोई कंपनी बनाई या आपने एक बैंक खोला या कंपनी बनाई या बैंक खोल लिया एक, ये आपका बिजनेस है। अब अभी तक आप इसके निजी स्वामित्व हैं, निजी स्वामित्व। अब कल परसों इसने कहा, सरकार ने कहा भैया इसके तहत हम आपका राष्ट्रीयकरण करते हैं, हम इस कंपनी को या इसको अधिग्रहण करते हैं। अधिग्रहण का मतलब है कि आपको हम अपने आप में मिला लेते हैं, आपको हम अपने आप में मिला लेते हैं। और हो सकता है इस कंपनी में कल परसों जो समाज है, जो हमारे यहाँ का लोग हैं, वो सब एक जैसे प्रतिभाग करेंगे। जैसे आपने सुना होगा जब इंदिरा गांधी की सरकार आए थे 1969 में, इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। आगे पढ़ेंगे राष्ट्रीयकरण। इसके तहत क्या होता है कि जो 14 बैंक थे उसमें से एक बैंक था पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक एक व्यक्ति का बैंक था, एक व्यक्ति का बैंक था। उस समय जिसकी कीमत सपोज मान लिया जाए 500 करोड़ थी, 500 करोड़ थी। बैंक ने कहा ले भाई 300 करोड़ पकड़ उस, और इससे कहा गया कि ये अब सरकारी बैंक हो गया। उसका अधिग्रहण कर लिया गया, उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और कहा गया इसमें 50+ शेयर जो 100% शेयर होंगे, मतलब इसका मतलब 500 करोड़ की कंपनी है, उसे कहा गया 50% से ज्यादा के एसेट्स या शेयर्स या इसमें भागीदारी हमारी होगी सरकार की, और 50% से कम की भागीदारी आपकी होगी। ये होगी, ये सरकारी होगी, आप भी हैं इसमें, हम भी हैं। जिसका जितना शेयर वो उतना प्रॉफिट लेगा। तो ये सरकारी कंपनी बना दी इसके द्वारा, चाहे कंपनी हो चाहे बैंक हो, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया या इसका अधिग्रहण कर लिया गया। तो ये जो है, ये व्यवस्था जो आएगी आपकी, या तो मिश्रित में आ सकती है, खुली में भी आ सकती है, समाजवादी में भी आ सकती है, लेकिन पूंजीवादी में ऐसा नहीं है। पूंजीवादी में केवल और केवल इस बैंक का मालिक, इस कंपनी का मालिक एक व्यक्ति ही रहेगा, सरकार के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, सरकार के द्वारा उससे टैक्स लिया जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। पूंजीवाद में केवल पूंजी कमाई जाएगी, सरकार को पूंजी से मतलब होगी, जितने ज्यादा प्राइवेट बैंक खोलेंगे, प्राइवेट चीजें खोलेंगे, वो क्या कर सकता है, इस पे टैक्स लगा सकता है। टैक्स लगा के वो चीजें ले लेगा, अपना टैक्स, अपना हिस्सा ले लेगा,
भैया तुम कितना भी प्रॉफिट कमाओ, कितना भी करो, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन रूल एंड रेगुलेशन जो बनेंगे कंपनी के लिए, उसको फॉलो करके चलो, कितना भी पैसा कमाओ। क्लियर है, समझ आ रहा? तो एक अर्थव्यवस्था ऐसी जिसमें एक निजी व्यक्ति स्वामित्व होगा, या निजी व्यक्ति के पास उस कंपनी के सारे। अब दूसरी चीज है, अगर ये व्यक्ति के द्वारा, अगर मान लिया जाए ये कंपनी है, अब इसमें बात करते हैं अर्थव्यवस्था में, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, एक कंपनी लेते हैं, एक एलन मस्क नामक व्यक्ति है, एक एलन मस्क नामक व्यक्ति है, सुना होगा नाम आपने, अमेरिका का है, यूएसए का रहने वाला है। उसकी स्पेस एक्स एक कंपनी, स्पेस एक्स एक कंपनी है, उसके तहत वो स्पेस में अपने सैटेलाइट भेजता है, स्पेस एक्स के तहत। इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म है, उसके बाद ट्विटर है, उसके बाद इंस्टाग्राम है, और उसके बाद अनेक प्लेटफॉर्म है और भी। तो वो निजी स्वामित्व रखता है। अगर स्पेस एक्स उसकी कंपनी है जो सैटेलाइट भेज रही है, सैटेलाइट अधिकांश तो सरकार के द्वारा भेजी जाती है, सरकार उस पर, सरकार बहुत बड़ा बजट चाहिए, ज्यादा बजट चाहिए होता है, तो ये कह सकते हैं सरकार आप इसको अधिग्रहण कर लीजिए, सरकारी कंपनी बना लीजिए। सरकार ने कहा हमें जरूरत नहीं, हमारे पास नासा है, इसके अलावा तुम कुछ भी कर खाओ, आपको नासा में मर्ज नहीं करेंगे। ये वहां सरकारी है ना, नासा, नासा जिसके द्वारा अमेरिकी एक अंतरिक्ष स्पेस सेंटर है, सॉरी ये वहां है जो स्पेस में अपने कार्यक्रम चलाते हैं अनेक से, तो ये चला रहा। तो इससे कहा जा रहा कि आप टैक्स देंगे, कितना भी कमाओ, कुछ भी कमाओ, वो आपका है, पर्सनल है। अब इसमें जो रिक्रूटमेंट करना है, किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, किसको मुखिया बनाना है, किसको क्या बनाना है, कोई मतलब नहीं। सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी। सरकार इससे ये नहीं करेगी कि इसमें रिजर्वेशन दो, इसमें कुछ चीजें रिजर्व रखो, कुछ सीटें अमेरिकी नागरिकों को भर्ती करो, ऐसा नहीं। वो चाहेगा वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन जो वर्कर है, या फिर कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉय है उसको भर्ती कर सकता है, उनको ला सकता है। वो चाहता तो पूरे अमेरिका को दे सकता है। इसके लिए अगर यही चीजें हम देखेंगे भारत में, अगर जो जहां कैपिटलिस्ट नहीं है, जहां पर सोशलिस्ट या अन्य की बात करते हैं, वो क्या कहेंगे, इस पर सरकार का नियंत्रण रहना चाहिए, सरकार का नियंत्रण रहना चाहिए, और सरकार के द्वारा में इसमें रिक्रूट किया जाएगा, और मैक्सिमम प्रॉफिट सरकार जनता को देगी। ये नहीं, ये कहेगा इन देशों में ऐसा है, तुम बिजनेस कितना भी करो। इसीलिए आज के डेट में तभी तो देखने को मिलता है अधिकांश हमारे लोग, भारतीय लोग, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, यूरोप में जाने के लिए लालायित रहते हैं, जाते हैं, क्योंकि वहां जितना कमाएंगे सब अधिकार अपना ही है, पूरा का पूरा टैक्स जो चुकाना है और कुछ नहीं करना है, अपने मर्जी से मैनेजमेंट संभालना है, कुछ भी कर लो। ये आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? अच्छी है, लेकिन ये अच्छी उनके लिए है। इसके लिए सरकार के द्वारा इन व्यक्तियों को या इन लोगों को, इन कंपनियों को वैसे ही अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। अब हमने कहा हम कैपिटलिस्ट बने, हमारे पास कैपिटल ही नहीं है, कैपिटल मतलब धन ही नहीं है। अगर मान लिया जाए इस अमेरिका के निवासी या अमेरिका में रहने वाला कोई बी नामक व्यक्ति है, इसने कहा मैं अपनी एक कंपनी खोल रहा हूं, कंपनी खोलता हूं, और इस कंपनी को खोलने के लिए मुझे 100 करोड़ रुपए की जरूरत है, 100 करोड़ डॉलर की जरूरत है, 100 करोड़ की डॉलर की जरूरत है, और ये आम आदमी है, आम आदमी है। अगर भारत में इससे कहा जाए भैया 100 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है, ये कर पाएगा? आम व्यक्ति कर पाएगा? सरकार, बैंक वाले कहेंगे भैया प्रूफ दिखाओ, तुम्हारे पास क्या एसेट्स है, क्या चीज है? वो कहेगा भैया मेरे पास एक विजन है, विजन का मतलब है मैं ये करना चाहता हूँ, ये चीजें नई चीजें, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट्री है, कुछ भी है, मैं इस सपने के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, ये करूंगा,
और जैसे इस पे सक्सेसफुल हो जाऊंगा आपको ये दे दूंगा। ये कहेगा मेरे पास एक ये डिजाइन है, वो कहेगा आज की डेट में मैं एक कार की कंपनी खोलना चाह रहा हूं और मेरे पास ये बेहतरीन डिजाइन है जो मैंने खुद बिल्ड किए हैं, ये कुछ इनोवेशन किया है और मैं कंपनी खोलना चाहता हूँ, नई कार बना देता हूँ, बेच कर आपका कर्जा मैं भरपाई करूंगा। यहाँ की बैंक कहेगी भैया हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें आप इसमें फेल हो जाओ तो हम पैसा कहाँ से लेंगे? तो इसके लिए आपके पास कुछ प्रॉपर्टी, कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो लोन के बराबर जिसकी कीमत हो, हमारे पास रखो, पैसा ले जाओ। लेकिन ये यहाँ ऐसा नहीं कह रहा, अमेरिका ऐसा नहीं कह रहा, जो कैपिटलिस्ट है वो कह रहे हैं आप नए इनोवेशन करेंगे ठीक है, अब हमें पता लगे इसका कॉपीराइट का पेटेंट करवाइए और लीजिए हमसे वजह ले जाइए, अपना काम करिए। ये इतनी अपॉर्चुनिटी है वहां पर। तभी तो एलन मस्क जो है, जो एक दिनों अपने सहपाठी कहेंगे या अपनी गर्लफ्रेंड कहेंगे उसके पैसे के खर्च पर रहा करता था, आज वो एक नंबर 1 उद्यमी बन चुका है अमेरिका का, एक 10-15 सालों में। तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा है ना, यही वैसी ब्रिटेन में, वैसी फ्रांस में लोग देते, और जगह नहीं है। समाजवादी पे कहते भैया एक व्यक्ति को कैसे दे देंगे हम, एक व्यक्ति को इतना पैसा कैसे दे देंगे, समाज के और बार कहाँ जाएंगे, अगर तुम फेल हो जाओ पैसे का बर्बाद कर दोगे। तो यहाँ नहीं, यहाँ पर लोग जो हैं रिस्पॉन्सिबल भी रहते हैं। अगर बात करेंगे एक जापान देश है, ऋतिक जी हम क्या पढ़ रहे हैं तुम क्या बातें कर रहे हो, एसएससी जीडी की क्लास, एसएससी जीडी में भी यही पूछा जाएगा, इकोनॉमी पूछी जाएगी, आपकी अर्थव्यवस्था पूछी जाएगी, बंद अर्थव्यवस्था कैसी होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। जब ये समझोगे आगे कर पाओगे। इसके बाद हम समझेंगे जीडीपी क्या है, जीएनएनपी क्या है, यही तो सारी चीजें पूछा जाएगा। राष्ट्रीय आय क्या है, ये सारी चीजें पूछाएगी, कैपिटल। थोड़ा धैर्य रखिए, सारी चीजें आएंगी, यही चीजें पूछी जाती है। अब देखेंगे क्या बात कर रहा था मैं, अगला लिखे हुए समाजवादी अर्थव्यवस्था लिखी हुई, दूसरी डेफिनेशन। इसमें लिखेंगे ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पाद के साधन और आय के साधन पर ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पाद के साधन और आय के साधन पर सरकार का नियंत्रण होता है और निजी स्वामित्व बहुत कम होता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे चीन, आप लिखना चाहेंगे आगे रूस भी लिख सकते हैं, लेकिन रूस और इसकी जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है थोड़े अंतर है, इनमें अंतर है। तो इसमें देखेंगे हमने क्या लिखा कि जो अर्थव्यवस्था है, जैसे प्रोडक्शन हो रहा है। अब आप क्या करेंगे, इसमें क्या कह रहा है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, जैसे आपने प्रोडक्शन किया, सरकार के द्वारा यहाँ वेयर हाउस खोले जाएंगे, अब जाकर वहीं बेचेंगे वो, अब किसी और को नहीं बेचेंगे, यह सरकार आपसे ही खरीद कर ले जाएगी और एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको दिया जाएगा, और जिसके तहत सबको एक जैसी कीमत मिलेगी। ये है, और निजी स्वामित्व तो नाम के बराबर रहता है, निजी स्वामित्व ना के बराबर है, और सरकार जब चाहे उसका अधिग्रहण कर सकती है, जब चाहे उस चीज को सरकारी बना दे। सपोज दैट एक कंपनी है, कोई कंपनी खोला, उसमें धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा, सरकार ने कहा आज के बाद ये सरकारी कंपनी लो, 51% हमारा, 49% आपका शेयर हो चुके हैं,
और ये सरकार, जो सरकार चाहेगी वो करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट सरकार कमाएगी। अगला लिखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें लिखेंगे ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें जिसमें सरकारी और निजी स्वामित्व दोनों हो, जिसमें सरकारी और निजी स्वामित्व दोनों हो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत भारत आता है, भारत, इसके अंतर्गत भारत आता है। हमारी इकोनॉमी जो है मिक्स्ड इकोनॉमी है। यह अंबानी अडानी जैसे भी हैं, और यहाँ जो अनेक फैक्ट्रियां हैं जैसे सिटकुल है, या अनेक जो हैं बैंक हैं, पीएनबी, एसबीआई ये जैसे। और एक बात सुनेंगे, एसबीआई जो है सरकारी बैंक है, सरकारी बैंक, सरकारी बैंकों का बैंक है सरकारी आरबीआई। इसके अलावा कोई भी बैंक सरकारी बैंक नहीं। वो सरकारी बैंक का यहां सेंस है पूर्ण तो सरकारी बैंक कोई नहीं। एसबीआई में सरकार के शेयर ज्यादा हैं, निजी व्यक्ति के शेयर भी है, निजी भी है, तो वह कहेंगे कि प्राइवेट ही है, प्राइवेट लिमिटेड बैंक है। जो एसबीआई है, पीएनबी है, प्राइवेट लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब है कि सरकार का स्वामित्व भी है और प्राइवेट निजी व्यक्तियों का भी। जो इसमें अगर मान लिया जाए 100 रुपए लगे हैं, टोटल इसकी वैल्यू जो है 100 रुपए की है, या मान लीजिए 100 करोड़ की है, 100 करोड़ की है, तो इसमें से 51 करोड़ सरकार के, गवर्नमेंट के, और 49 करोड़ जो है, 49 करोड़ जो है वह आम जनता, किसी अन्य अदर के है। उसमें व्यक्ति हो सकता है, कोई भी हो सकता है, या कंपनी, शेयर ही तो है। तो ये है आज की डेट में अगर कहेंगे तो सरकारी बैंक, एसबीआई सरकारी बैंक नहीं है, वो प्राइवेट लिमिटेड है। अगले लिखेंगे फिर खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी। इसमें लिखेंगे ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर आयात निर्यात बड़ी मात्रा में होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आयात निर्यात बड़ी मात्रा में हो, या बड़ी मात्रा में होता है, और आयात निर्यात पर सरकार का, और आयात निर्यात पर सरकार का हस्तक्षेप, सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम हो, सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम हो, उसे 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 खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका मतलब है आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी करो, सरकार ना के बराबर हस्तक्षेप करेगी। वो सरकार के द्वारा जो मिनिमम गाइडलाइन तैयार किए जाते हैं, कुछ उसके नियम होते हैं, उस नियम के तहत आप रह कितनी मात्रा में भी करिए वो आप कर सकते हैं। वही खुली अर्थव्यवस्था है। कितनी भी कंपनियां चाहे आ सकती है, कितने भी, कोई भी खुली अर्थव्यवस्था। जैसे कौन कौन है इस पर लिखे खुली अर्थव्यवस्था में, यूएसए और सिंगापुर। यूएसए, सिंगापुर। बंद अर्थव्यवस्था लिखेंगे लास्ट, बंद, क्लोज्ड इकोनॉमी। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर आयात निर्यात पर, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर आयात निर्यात पर सरकारी हस्तक्षेप, सरकारी हस्तक्षेप बड़ी मात्रा में हो, सरकारी हस्तक्षेप बड़ी मात्रा में हो, बड़ी मात्रा में हो, और आयात निर्यात बहुत ही कम हो, आयात निर्यात बहुत कम हो, बहुत ही कम हो,
उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था। तो जहां पर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो ना के बराबर हो रहा थोड़ा बहुत जितना भी हो रहा हो सरकार की मर्जी से हो रहा हो, क्लियर है। और इन्वेस्टर आपके पास आ ही नहीं रहे हैं, कोई भी नहीं, इसमें लिखेंगे बंद अर्थव्यवस्था में नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। तो ये तो थी जो अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था है उसके बारे में। अर्थव्यवस्था समझ में आ रही है? अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र और अर्थ व्यवस्था किसे कहेंगे समझ में आ जाएगा। आगे लिखेंगे फिर आप, मेनली हम इकोनॉमी में जाते हैं। इकोनॉमी में एक लिखिए राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। इससे पहले आपने इकोनॉमी पढ़ी थी कभी? कभी नहीं, इकोनॉमी नहीं पढ़ी ग्रेजुएशन में? हाँ, 11th-12th में पढ़ी थी इकोनॉमी। कहाँ से गया था? अच्छा वही। तो नेशनल इनकम किसे कहते हैं? नेशनल इनकम नेशनल इनकम समझेंगे तो उसके लिए आप ये समझेंगे। सबसे पहली चीज देखिए, मान लिया जाए एक ही परिवार है, एक परिवार है, ये फैमिली है, इसमें 4 लोग हैं। कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, 4 लोग हैं और सबके सब कमाने वाले हैं, सबके सब कमाने वाले हैं। अब ये लगते हैं, मान लिया जाए ये सरकारी जॉब में, ये प्राइवेट में है, ये खेती बाड़ी करता है, ये कुछ और काम कर लेता है, और सबके सब कमा रहे हैं और कमा कर इस घर में ला रहे हैं। अब मंथ में आ रहा, मान लिया जाए सब काम कर रहे हैं, एक महीने के अंतर्गत इनका क्या आ रहा, इनका क्या आ रहा, जो इनकम आ रही है, मान लिया जाए 20,000 रुपया, 20,000 रुपया आ रही, 20,000 रुपया आ रही, तो एक महीने की आ रही है। तो अब इसको लगाएंगे पूरे, अब वित्त वर्ष चलेगा, पूरा साल का चलेगा, 12 महीने में कितना आएगी? 20 गुणा 12 कर देंगे इसको, तो कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 2,40,000 रुपया, 2,40,000 रुपया आ जाएगा। इतनी एक साल में इनकम आ गई है। तो अब देखेंगे जो ये इनकम टोटल आ रही एक साल के अंतर्गत, जितना भी प्रोडक्शन जहां भी ला रहे, ये करे, ये इनकी राष्ट्रीय आय है, सॉरी ये इन लोगों की आय है, इन लोगों की सबकी आय है। तो ये देखिए, अब ये मान लिया जाए इसमें कोई और कमा के इसमें दे रहा है। अब आ रहा है कि 4 भाइयों के द्वारा इस फैमिली के अंतर्गत जो भी पैसा लाया जा रहा है वो उनकी अपनी इनकम है, वो उनकी अपनी इनकम है कि नहीं? समझ आ रहा नहीं आ रहा? इन चारों भाइयों के द्वारा यहाँ पर जितना भी पैसा साल में लाया जा रहा है, एक साल के अंतर्गत जो भी कमाया जा रहा है वो उनकी अपनी इनकम है। तो इस परिवार की इनकम बताइए,
ऐसे ही अगर बात करेंगे राष्ट्रीय आय, राष्ट्र मतलब नेशन, जो एक राष्ट्र है, इस राष्ट्र में एक साल के अंतर्गत चाहे किसी भी तरीके से वो प्रोडक्शन हो रहा है, वो इंडस्ट्री से आ रहा है, वो खेती बाड़ी से आ रहा है, वो सर्विस से आ रहा है, वो उसकी नेशनल इनकम एक साल के अंतर्गत एक पर्टिकुलर क्षेत्र पर जो उस देश की जितना भी आ रहा उस देश में पैसा आ रहा है, उसकी नेशनल इनकम है। इसमें लिखेंगे फिर किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्लियर है? जितने भी, अब सपोज दैट देखिए, हमने कहा ये इंडिया है, इंडिया की हम बात कर रहे हैं, इस क्षेत्र में, इस रीजन में जो भी एक साल के अंतर्गत प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो उत्पादन कर रहे हैं हम, चाहे वो सर्विस सेक्टर से आ रहा है, वो इसकी राष्ट्रीय आय। अब कुछ लोग जो मान लिया जाए यहाँ गए, बांग्लादेश में गए हैं, कुछ बांग्लादेश तो हटाओ, बांग्लादेश की बात ही क्या करें, यहाँ है कुछ लोग अमेरिका चले गए हैं, यहाँ से कमा के यहाँ भी तो भेज रहे हैं, कुछ चीजों का उत्पादन बाहर भी हो रहा है और यहाँ भेजा जा रहा है। क्या ये चीजें राष्ट्रीय आय में काउंट होगी नहीं होगी, इसमें इंक्लूड होगी नहीं होगी? इसका मतलब है आपके देश के व्यक्तियों के द्वारा, चाहे वो देश से बाहर कहीं भी उत्पादन किया जा रहा है, अगर यहां भेजा जा रहा है, आपकी राष्ट्रीय आय में वो शामिल होगा। और दूसरी चीज क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई विदेशी के द्वारा यहाँ पैसा कमाया जा रहा है और वो पैसा यहाँ कमा के बाहर भेजा जा रहा है, उसमें से वो निकाल दिया जाएगा। जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये कंपनियां भारत में भी है, या कहेंगे कि सैमसंग है, या एक किया की गाड़ी है, या टोयोटा गाड़ी है। टोयोटा गाड़ी सबसे ज्यादा बिकती है, बाहर की कंपनी है, वो साउथ कोरिया की कंपनी है, तो वहां से पैसा सबसे ज्यादा वहीं को तो जा रहा है, वो हम माइनस कर देंगे। जैसे अमेरिका से हमारे पास पैसा आ रहा, जापान से पैसा आ रहा, वो हमारे लोगों के द्वारा अर्जन करके यहाँ पर जो भेजा जा रहा है उसको इंक्लूड करेंगे और इसको निकाल देंगे, वो शुद्ध राष्ट्रीय आय जो है, नेट नेशनल इनकम हो जाएगी। तो नेशनल इनकम की बात करेंगे। अब देखिए समझिए, अब हम राष्ट्रीय आय कह रहे हैं एक, और एक कह रहे हैं शुद्ध राष्ट्रीय आय, ये भी आता है शुद्ध राष्ट्रीय आय। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि देश में, देश प्लस विदेश में नागरिकों द्वारा कमाया गया या अर्जन किया गया, ये सब के सब इसमें आए। इसमें जो बाहर भेजा जा रहा है वो नहीं आ रहा है, जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वही है नेशनल इनकम। और शुद्ध राष्ट्रीय आय, नेट नेशनल इनकम की बात करेंगे तो इसमें कहेंगे एक तो देश के अंदर जो हो रहा, देश के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा, प्लस जो विदेशी नागरिकों द्वारा, या फिर कहेंगे विदेशी नागरिक, विदेश से पैसा आ रहा, विदेश से माइनस जो हमारे यहां से विदेशों को भेजा जा रहा है, विदेशी नागरिकों के द्वारा यहां से पैसा भेजा जा रहा है।
इसको समझिए, मान लिया जाए हमारे देश के अंतर्गत 80 रुपये का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, 80 रुपये का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं और 20 रुपया बाहरी देश से हमें आ रहा है, या हमारे नागरिक जो बाहर है, यूरोप में है, अमेरिका में है, या कनाडा में है, या फिर अन्य जगहों पर, वहां से 20 रुपया आ रहा, टोटल हमारी जो नेशनल इनकम हो जाएगी वो 100 रुपये हो जाएगी, होगी। अब देखिए यहां पर अगर नेट नेशनल इनकम निकालना है तो क्या है कि 80 रुपया तो हम खुद ही कमा रहे हैं, 20 रुपया हमारा क्या आ रहा, 20 रुपया हमारा बाहर से आ रहा, 20 रुपया बाहर से आ रहा, और जो कुछ विदेशी यहां पर भी हैं, मान लीजिए 10 रुपया यहां से जा रहा है, ये -10 रुपया, हमारा नेट जो इनकम होगा राष्ट्रीय आय वो हो जाएगा 90 रुपया। तो राष्ट्रीय आय से जो शुद्ध राष्ट्रीय आय है वो कम हो रही है, क्योंकि इसमें से हम जो बाहरी व्यक्तियों के द्वारा यहाँ अर्जित किया गया, बाहर को भेजा गया, उसकी बात कर रहे हैं। इतना समझ में आ रहा है? और इसके तहत एक चीज और आती है नेशनल इनकम में, एक कॉन्सेप्ट आता है, मध्यवर्ती वस्तुएं नहीं इंक्लूड की जाती है। इसीलिए मैंने आपको लिखा हुआ होगा कि इसमें अंतिम वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य, अंतिम वस्तुएं या सेवाओं का मूल्य। सपोज दैट, देखिए अगर मान लिया जाए हमने एक इसमें मध्यवर्ती वस्तुएं देखेंगे, आलू है, आलू है या गेहूं है, पैदा तो आलू होता है, आलू को डायरेक्ट नहीं खाते हैं या बॉईल करके, वो तो खैर कुछ सब्जी बन के खा लेते हैं। अगर मान लिया जाए आलू को किसी चिप्स वाली कंपनी ने खरीदा, चिप्स वाली कंपनी ने खरीदा, तो पहले क्या करेगा, वो आलू से चिप्स बनाएगा, आलू से क्या बनेगा, चिप्स बनेगा। अब इस चिप्स में जो भी इसकी आलू की कीमत पे टैक्स नहीं लिया जाएगा, इस चिप्स पर आपका टैक्स लग रहा है। ये इस चिप्स के लिए मध्यवर्ती सामान जो है वो आलू हो गया। अगर मान लिया जाए गेहूं से क्या निकलेगा, आटा, जो टैक्स या फिर जो आय इंक्लूड की जाएगी, गणना की जाएगी, वो इस पर की जाएगी। गेहूं पर हमारी आय, कितना प्रोडक्शन हुआ, गेहूं कितना हुआ वो नहीं, आटा हमने कितना कंजम्पशन किया या आटा कितना प्रोडक्शन किया, उस पर बात आएगी। ये मध्यवर्ती हो गए। मान लिया जाए हमने गन्ना उत्पादन किया, गन्ने का उत्पादन, क्या गन्ने को हम ऐसे यूज कर लेते हैं? गन्ने को एक कंपनी के द्वारा खरीदा जाएगा, वो वहां से माल तैयार करके या चीनी बनाएगी या गुड़ बनाएगी या सिरा अन्य चीज बनाएगी, उसी पर तो हम अंतिम प्रोडक्शन उसको कहेंगे। गन्ना उत्पादन कर रहे हैं हम, ये प्रोडक्शन थोड़ा हो रहा, अंतिम प्रोडक्शन इसका क्या है, शुगर, चीनी, या जिसे हम कहते हैं गुड़, जो हमारे यहाँ। अब सरकार जो है टैक्स किस पर लगाएगी, इस चीज पर लगाएगी सबसे ज्यादा, जो उत्पादन प्रोडक्शन है, ये माना जाएगा प्रोडक्शन। अब इस पर देखने को मिलता है कि डबल टैक्स लग जाएगा, लगाएंगे। एक तो भाई तुम पहले गन्ने पर लगा दो, उसके बाद चीनी पर लगा दो, या पहले आलू के चिप्स वाले से कहो भैया आलू पे भी टैक्स लगेगा और तुम्हारे चिप्स पे भी लगेंगे, दोहरे टैक्स का मार हो जाएगा। तो इसमें आगे लिखेंगे, फिर लिखेंगे राष्ट्रीय आय में, राष्ट्रीय आय में देश के समान निवासियों द्वारा, देश के समान निवासियों द्वारा, एक समान जिसे कहते हैं समान निवासियों द्वारा चाहे घरेलू सीमा के अंदर या विदेशों में भी उत्पादन या सेवाएं प्रदान करे, घरेलू सीमा के अंदर या विदेशों में भी उत्पादन या सेवाएं प्रदान करे, तो उसे भी शामिल किया जाता है,
उसे भी शामिल किया जाता है। आगे अगला पॉइंट लिखेंगे इसी में, इसमें मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है। इसमें मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, एक तो फैक्ट और लिखिए। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी विभाग सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, यह कहेंगे कि ऑफिस विभाग के द्वारा की जाती है, यह विभाग के द्वारा की जाती है। जैसे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भी कहता है, CSO। अब थोड़े बहुत CSO के बारे में, इसकी स्थापना केंद्रीय सांख्यिकी जो विभाग है, इसकी स्थापना 1951 में की गई, 1951 में। और मुख्यालय नई दिल्ली है, मुख्यालय नई दिल्ली, मुख्यालय नई दिल्ली। जो ये आंकड़े जारी करेगा, जो आंकड़े जारी करेगा वो कौन से वित्तीय वर्ष आंकड़े जारी करता है, आंकड़े जारी जब करता है कब से कब तक के, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के वित्तीय वर्ष कहलाता है। अप्रैल से शुरू होता है और मार्च तक, 31 मार्च तक के सारे आंकड़े ये जारी करेगा। अगली लाइन से लिखेंगे इसमें, राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए केंद्रीय सांख्यिकी विभाग राष्ट्रीय आय की गणना के लिए राष्ट्रीय आय की गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों का आकलन किया जाता है। 3 क्षेत्रों का आकलन किया जाता है, मतलब ये 3 एरियाज से ही वो क्या करेगा, 3 एरिया से ही क्या करेगा, राष्ट्रीय आय निकालेगा। 3 क्षेत्र कौन कौन से होंगे, पहले लिखेंगे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राथमिक में इसके अंतर्गत क्या आता है पता है आपको, बताया था मैंने ज्योग्राफी में, कृषि, इसके अंतर्गत उद्योग या व्यापार जिसे कहेंगे, व्यापार या उद्योग, और तीसरे में सेवा।
आगे और है इसमें राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करते हैं, वो कल की क्लास में करेंगे। सर आए होंगे आज, सर आपके सर आएंगे आपकी क्लास में। थैंक यू, कल मिलते हैं आगे आगे क्लास में।